तैयार बैठे रहते हैं। लाइव शुरू किया, सट से आ गए। अरे हेलो, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू एंड विजिबल? तो एक बार कंफर्म करिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं और अपने क्लास को आज आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। चलो, आपको बोर्ड दिख रहा है? बताइए एक बार मैसेज वगैरह करके। शेयर स्क्रीन, यस सर। ओके अंकिता, ओके चलो। तो जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, अंकिता ने थोड़ा सा मुझे इन्फॉर्म कराइएगा, हम लोग अपना जो है सेशन स्टार्ट करेंगे, ऐसा बोला था। तो एक्चुअली में क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा देता हूँ डिस्कस, लेकिन जो एपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो अभी मिल नहीं पाए हैं और उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। एपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कराने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो थोड़े से आपको मुझे मतलब सर्च करने पड़ेंगे और देखने पड़ेंगे और उन क्वेश्चंस को मतलब बनाना पड़ेगा। उन क्वेश्चंस को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा प्रॉपर, और प्रॉपर वे में उन्हें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। फिर ठीक है, पहले तो मुझे सर्च करने पड़ेंगे कि मिलें पहले तो क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन जरूर हम सर्च करेंगे उन्हें और डिस्कस भी करेंगे। एपीएससी के मैं बात कर रहा हूँ, एपीएससी के। वैसे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपके पड़े हुए हैं जो यूपीएससी वगैरह में पॉज्ड हैं, है ना? हमारा पास कुछ है, पूछ रहे हो? हमारा पास है सर। है? एपीएससी का बताओ प्रीवियस ईयर कहाँ पे है? पेपर है सर। पेपर, एक पेपर है मेरे आपके पास? ना सर, 7-8 पेपर है सर एपीएससी का प्रीवियस ईयर। अच्छा, एपीएससी का प्रीवियस ईयर 7-8 पेपर्स हैं आपके पास? हाँ सर। ओके। तो आप मुझे कैसे सेंड करोगे? फिर ग्रुप में सेंड कर देना या सर को सेंड कर देना, आप तो मुझे मिल जाएंगे, फिर वो मैं डिस्कस कर दूंगा, है ना? हाँ सर, मेरे पास ठीक है। सुल्तान सर का व्हाट्सएप नंबर है। हाँ, तो उसी पे सेंड कर देना आप। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। और हाँ, बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो आपके, जैसे कि मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया है ना, तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग भी मुझे क्वेश्चन को अरेंज करना पड़ेगा कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो उस वे में भी तो क्वेश्चन करेंगे जो हमारे पिछले हैं, वो प्रॉपर प्रेजेंटेशन अभी हम लोगों ने नहीं कर पाई है, तो आप लोगों को आंसर देना रहेगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन जो हमने पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक, इस टॉपिक से रिलेटेड। तो ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, मैं इन्हें लिख दे रहा हूं जो मेरे सामने लिखे हुए हैं। ठीक है।
चलो जरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा एक सेकंड में जरा देख लेता हूं, अगर जो है आपकी शेयर हो जाए देन इट विल बी बेनिफिट फॉर यू। लाइक एक सेकंड, बस 1 सेकंड दीजिए मुझे, मैं जरा देख लूं अगर ये शेयर हो जाता है। वर्ड पे बना हुआ है डॉक्यूमेंट, तो शेयर कर देता हूं फिर, तो उसमें से आंसर आप लोग बताइएगा। 1 सेकंड। वैसे तो मैं अब कोशिश ये भी कर रहा हूँ कि आपका एक जो है आपका सेशन भी रहेगा यूट्यूब पे, वो सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जो क्वेश्चन ही जिसमें सिर्फ डिस्कस करेंगे, है ना, तो वो भी रहेगा। चलिए ये शेयर तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे तो एक क्वेश्चन देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ नहीं आते हैं। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन कह सकते हो इसे आप, इज रिलेटेड टू, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है, ऑफ पावर। ए पार्ट की बात करें यहां पे, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, है ना, इसमें पार्ट 1 इसका आंसर होगा, या इसका आंसर होगा क्या पार्ट 5 इसका आंसर होगा, या सी पार्ट होगा इसका आंसर, पार्ट 9 इसका आंसर होगा, या डी पार्ट इसका आंसर होगा, पार्ट 17। चलिए क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया है, किसी को इशू तो नहीं है? अगर क्वेश्चन समझने में इशू है तो बताइए, और बाकी आंसर दीजिए इसका। बताओ भाई क्या आंसर होगा, बोलो अंकिता, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, नहीं आ रहा है? थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यहाँ पे यूज हुआ है। अ, 'ओके सर, बट इसमें पोल में मुझे स्टार्ट एन इंस्टेंट पोल नहीं, 9 पावर, ठीक, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अनिर्वन से बताओ जरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चलते हैं, पढ़ना सीखना पड़ेगा मुझे थोड़ा। पोल क्वेश्चन ऑफ, अच्छा और बताओ, और लोगों का कोई आंसर नहीं आ रहा है क्या? सर समझ में नहीं आया अच्छे से। ये थोड़ा सा बिगड़ेगा पोल बने, आंसर 9 जो है लाइन आया है, बताओ क्वेश्चन का नहीं है, क्या इशू है? 1 ने दिया है 5 होगा कोई, तो देखो आंसर को मैं डिस्कस करता हूँ, समझ में नहीं आया तो इसका आंसर समझा देता हूँ। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्या क्या मतलब है? डी सेंट्रलाइजेशन क्या है पावर का? पहले
जो आपकी पावर थी वो किसके पास है? तो अगर हम बात करेंगे इंडिया में आपका कहां कहां जो है गवर्नमेंट फॉर्म होती है, तो एक सेंटर लेवल पे गवर्नमेंट फॉर्म होती है, एक सेंटर पे गवर्नमेंट फॉर्म होती है, एक सेंटर पे गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। एक कहां पे गवर्नमेंट बनती है? स्टेट गवर्नमेंट बनती है। तो कहने का मतलब है सेंट्रलाइज्ड थी पावर, क्या थी? सेंट्रलाइज थी, या सेंटर के पास पावर्स थी और या फिर किसके पास थी? स्टेट के पास पावर थी। और हमने क्या किया? इन पावर्स का क्या किया? डिसेंट्रलाइजेशन किया, यानी इन पावर्स को ब्रेक किया। और इन पावर्स को किसे प्रोवाइड किया? तो इन पावर्स को प्रोवाइड किया विलेजेस को, इन पावर्स को प्रोवाइड किया टाउन एरियाज को, इन पावर्स को प्रोवाइड किया सिटीज को। कैसे इन पावर्स को प्रोवाइड किया टाउन एरिया, सिटीज और विलेजेस को? हमने एक गवर्नमेंट का जो है टीयर और बढ़ा दिया। वी हैव इंक्रीज्ड 1 टीयर इन दैट सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कितनी गवर्नमेंट्स फॉर्म होती हैं? तो 2 गवर्नमेंट फॉर्म होती हैं। एक होती है आपकी कौन सी? म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी। और एक होती है आपकी पंचायती राज, पंचायती राज, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, श्योर, मैं मानता हूं ये बात, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो ऐसे ही आते हैं और कराने भी मुझे पड़ेंगे, ठीक है। तो आप सीखोगे, क्वेश्चन से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। तो हमारे अब इंडिया में अगर बात करेंगे तो कितने लेवल्स पे गवर्नमेंट बनती है? तो 3 लेवल्स पे गवर्नमेंट फॉर्म होती है। देखो 4 लेवल्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन आंसर 3 लेवल्स ही लगाना है, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी और पंचायती राज दोनों को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला गया है। तो सेंटर लेवल फॉर्म होती है, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट फॉर्म होती है। और फिर हमने क्या किया? 1992 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी इंट्रोड्यूस कर दिया, और इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, पंचायती राज को पार्ट 9 में डाला और म्युनिसिपैलिटी को पार्ट 9A में डाला। तो हमने क्या कर दिया? पावर्स जो सेंट्रलाइज्ड थी, सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर्स थी, उनको डिसेंट्रलाइज किया और उनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास भी, यानी लोकल लेवल पे भी इन पावर्स को पहुंचाया। नहीं समझ में आई बात? बताओ अंकिता, गॉट इट और नॉट? ये पंचायती राज इसका सही उत्तर हो जाएगा और म्युनिसिपैलिटी भी इसका सही उत्तर होगा। बोलो भाई। आ गया अभी सर। आ गया ना? हाँ सर, हाँ, म्युनिसिपैलिटी चलो। भी और किसी, मतलब ऑप्शन में हो सकता है ना कभी? हाँ, अगर ऑप्शन में म्युनिसिपैलिटी है तो आप म्युनिसिपैलिटी को चूज करेंगे, पंचायती राज है तो पंचायती राज को चूज करेंगे। आपके ऑप्शन में अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑप्शन दिया है तो उसे भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तीनों में से कुछ ठीक भी है, हो सकता है। हाँ ठीक है बिल्कुल। सर। तो हाँ, किसी को इस क्वेश्चन में कोई इशू समझ में आया? और आंसर दो 3 लोगों के आंसर से नहीं बनेगा, 2 लोगों के आंसर से कैसे बनेगा भाई? क्या कर रहे हो आप लोग? नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो से, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा क्लास में, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप अपने आप को ही दिक्कतों में ले जाओगे, आप अपने अपने ही गोल को पीछे करोगे, अपनी ही पढ़ाई को पीछे करोगे। आपको सब कुछ पूछना है और समझना है, यही आपके और हमारे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आने का क्या है? मोटिव है। अगर उस मोटिव को ही आप पूरा नहीं करोगे तो कैसे काम होगा भाई? पूछो और लोग यहाँ पे आंसर नहीं दे रहे हो आप, दैट्स नॉट गुड एट ऑल फॉर योर फ्यूचर एंड गोल बोथ, ठीक है। तो देखो इस चीज को समझो जरा, कैसे काम होगा भाई? 2 लोग आंसर दे रहे हैं, एक लोग उसको पूछ रहा है, डिस्कस कर रहा है, और कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो, कैसे होगा भाई? ऐसे नहीं होगा। क्वेश्चन आंसर बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है, और पार्टिसिपेट करना पड़ेगा क्लास में, तभी आप अच्छे से उसे कर पाओगे भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच पार्ट तो ऑफ लास्ट आंसर पार्ट 9 होगा क्या सर? क्या कह रहे हो आप? वो लास्ट आंसर पार्ट 9 होगा क्या, मतलब करेक्ट आंसर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर? हाँ हाँ, हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का आंसर 9 होगा, बिल्कुल सी पार्ट आंसर होगा। लेकिन अगर यहाँ पे पार्ट 9A दिया होता तो वो भी इसका आंसर हो सकता है, और अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लिखा होता वो भी इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। ठीक है तो सर। इसमें आपका पार्ट 9 दिया था तो पार्ट 9 ही आंसर होगा, सी पार्ट, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन deals with फेडरल लेजिस्लेचर। ऑप्शन ए है आपका पार्ट ए, पार्ट 1, बी है आपका पार्ट 5, सी है आपका पार्ट 6 और डी है आपका पार्ट 20। बताओ भाई क्या आंसर होगा। फेडरल लेजिस्लेचर किस में आता है? यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फेडरल लेजिस्लेचर? पार्ट 1, 5, 6 और 2 और 20, सॉरी 1, 5, 6 एंड 20। बताओ आंसर बताइए। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पूछिए, आंसर बताइए। बताओ भाई आंसर किस किस का। ये क्या है? ओ, अंडू हो, हाँ, ठीक है ठीक है। चलो देख लेता हूं मैं किस किसने आंसर दिया है। पार्ट 5 अंकिता, अनिर्वन पार्ट 5, सुल्तान पार्ट 5, ओलिविया पार्ट 5, कौशिक पार्ट 5। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोला है। ठीक है, सभी लोगों का आंसर परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। अच्छा जिसको समझ नहीं आ रहा है वो पूछो पार्ट 5। बिल्कुल, जयवा सोनोवाल का आंसर पार्ट 5 आ गया, सुनी सोनोवाल का। बिल्कुल पार्ट 5 इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। जिसको नहीं समझ आया जल्दी से पूछो, नहीं मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाऊंगा फिर। अगर किसी को नहीं क्लियर है तो यू कैन आस्क, आइदर आई विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। Which part of constitution provides the setup of finance commission in India? देखो सर्च नहीं करना गूगल पे, अगर आप ये कर रहे हो तो फिर बहुत गलत बात है, दैट्स वेरी बैड। पूछना मुझसे, ठीक है। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द सेटअप ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन सा पार्ट है जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का सेटअप बनाता है, यानी कौन सा पार्ट है जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को सेटअप करता है? तो आपका आंसर होना चाहिए, बताइए कौन सा होगा। पार्ट 10 वी, पार्ट 11 सी, पार्ट 12 डी, पार्ट 13। बताओ भाई आंसर क्या होगा। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द सेटअप ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? पार्ट 10, 11, 12, 13। क्या आंसर होगा बताओ। पार्ट 12, पार्ट 12 अंकिता, पार्ट 12 अनिर्वन, 12 12 कौशिक पार्ट 12। बिल्कुल सब लोग सही बता रहे हैं, पार्ट 12 सोनोमल, बिल्कुल परफेक्ट। सर एक्चुअली मैं पोल क्रिएट में देखना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा पोल क्रिएट वो आ नहीं रहा है, वो लिख नहीं रहा है वहां पे, लाइक आई एम नॉट एबल टू व्हाट इट इज। एक बार और पोल।
और उसमें 2 ही ऑप्शन क्रिएट होता है, ऐड अनदर। अच्छा, हेलो 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 मुझे लिखने के लिए माइक सा चलो, मेरी आवाज आ रही होगी सभी को, ठीक है। पार्ट बिल्कुल 12 सभी का आंसर समझ नहीं है, बस जो है जो की थी वो सारी नहीं है, पिछले अभी है, हमारा है नया वाला है, से जो है आप मैं अगर बोलो तो समझ में आ रहा है, फिर आगे बोलो नहीं समझ में, लेकिन अब अपना माइक ओपन करके बोलो क्या इशू आ रहा है, मतलब पीछे की क्लास की है या नहीं की है, या फिर क्या प्रॉब्लम क्या है, जल्दी बताओ। ओके सर, इट्स टेकिंग टाइम, यू कैन, या सर बिकॉज इट्स टेकिंग टाइम, इसलिए मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं उतने ही टाइम में लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन को। नहीं आ रहा है समझ में तो आप पूछो, और मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को, एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्वेश्चन 3 को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। मैं 2 को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक। देख लो, अच्छा किसी को समझ में नहीं आ रहा, फिर भी वो लोग पूछ नहीं रहे हैं, जैसे दीपा ने पूछ भी लिया और कोई लोग पूछ भी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका पार्ट 5 उसका आंसर होता है, और पार्ट 5 की अगर बात करेंगे तो उसमें आर्टिकल 52 से 151 तक आर्टिकल आपके आए हुए हैं, 52 से 151 तक आर्टिकल आपके दिए हुए हैं, ठीक है, पार्ट 5 में। और पार्ट 5 किससे रिलेटेड है, तो ये पूरा का पूरा यूनियन से रिलेटेड है, यानी हम कहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, ऐसे आप समझ सकते हो, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका यूनियन है। इसमें क्या क्या आता है, तो इस वाले पार्ट में आपकी यूनियन लेजिस्लेचर आता है, इसमें क्या क्या आता है, यूनियन लेजिस्लेचर आता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव आता है, यूनियन लेजिस्लेचर आता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव आता है, यूनियन लेजिस्लेचर आता है, लेजिस्लेचर आता है, और यूनियन जुडिशरी आती है, यूनियन जुडिशरी। यानी सारी की सारी जो भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की चीजें हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लॉज जो हैं वो सारे के सारे हमें पार्ट 5 में देखने को मिलते हैं, यूनियन जुडिशरी आती है, ठीक है। तो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की चीजें हमें यहां देखने को मिल जाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सारे के सारे लॉ, सारे के सारे आपके नियम हमें यहां पे देखने को मिल जाते हैं। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव को फेडरल एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है, कीप इन माइंड, फेडरल एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है, इसे ही फेडरल लेजिस्लेचर भी बोला जाता है, और इसे फेडरल जुडिशरी भी बोल सकते हैं, ठीक। लेकिन फेडरल जुडिशरी वर्ड यूज नहीं होता है, फेडरल लेजिस्लेचर और फेडरल एग्जीक्यूटिव वर्ड बार बार यूज होता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में यूज होता है, इसलिए अगर फेडरल लेजिस्लेचर आई थिंक पूछा गया था उस क्वेश्चन में, हाँ फेडरल लेजिस्लेचर, तो फेडरल लेजिस्लेचर पार्ट 5 में ही आएगा। अब अगले क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका फाइनेंस कमीशन, ठीक है, बिल्कुल फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस यानी पैसे से रिलेटेड, यानी मनी से रिलेटेड कोई भी चीज होगी, तो मैंने आपको मनी से रिलेटेड कोई भी चीज होगी तो मैंने आपको क्लियर किया था कि मनी से रिलेटेड फाइनेंस कमीशन किससे रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड यानी पैसे से रिलेटेड। तो मनी से रिलेटेड कोई भी चीज होगी वो कौन से पार्ट में आएगी, पार्ट 12 में आएगी। पार्ट 12 की बात करें तो आर्टिकल कहां से कहां तक, 264 से लेके 300 ए तक आता है ना, ये इतना आता है। पार्ट 12 का नाम क्या है, तो इसका नाम है फाइनेंस, फाइनेंस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, एंड सूट्स
तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आर्टिकल्स और फाइनेंस से रिलेटेड आर्टिकल्स आपके कौन से पार्ट 2 में ही आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट और सूट से भी रिलेटेड आर्टिकल्स आएंगे, लेकिन फाइनेंस से रिलेटेड पूछे जाते हैं। यानी फाइनेंस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग होता है? तो फाइनेंस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट आपका प्रेसिडेंट करता है। आर्टिकल 280 में लिखा हुआ है कि फाइनेंस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट होगा जिसे आपका प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन का जो है इस्टेब्लिशमेंट हर 5 इयर्स के बाद फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है फाइनेंस कमीशन? ये आपको गवर्नमेंट को क्या देता है? गवर्नमेंट को सजेशंस देता है कि आपको पैसे को कैसे यूज करना है, किस जो आप बना रहे हो, कहीं भी डेवलपमेंट कर रहे हो, यानी आपको कहीं रोड बनानी है तो कहाँ पे रोड बनानी है, कितना पैसा रोड में लगना चाहिए, कितना नहीं लगना चाहिए, कहाँ पे कितना डेवलपमेंट करना चाहिए, उसके सजेशंस देता है। इसके सजेशंस गवर्नमेंट पे कंपलसरी नहीं होते हैं, कंपल्सन नहीं होता है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो फाइनेंस कमीशन के जो रिपोर्ट में सजेशंस दिए हुए हैं गवर्नमेंट को, वो मान भी सकती है गवर्नमेंट, नहीं भी मान सकती है। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन की स्टेब्लिशमेंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। कौन से आर्टिकल में आता है? तो 280 आर्टिकल में। 280 कहाँ आएगा? तो 264 से लेकर आएगा। और ये कौन से पार्ट में आता है? तो पार्ट 12 में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पार्ट से। इतनी बात क्लियर होगी यहाँ पे? बताओ भाई, कोई इशू है यहाँ पे? अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कोई इशू है? क्लियर हो गया आपको? दीपा? नो इशू सर, अनिर्बन। ओके, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं हम यहाँ पे। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। आर्टिकल 371A, 1 सेकेंड, इसे दोबारा से लिख। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। आर्टिकल, क्वेश्चन नंबर 4 इसे लिखना है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। आर्टिकल 371A is related, article 371A is related to article 371 is related to special status for a state in which part of constitution special status is given। ठीक है, तो आर्टिकल 371 इज रिलेटेड टू स्पेशल स्टेटस फॉर अ स्टेट इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेशल स्टेटस फॉर अ स्टेट। अब आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या है? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल स्टेटस इज गिवन टू स्टेट्स, टू स्टेट्स, यानी स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस कौन से पार्ट में दिया जाता है? तो मैं इसके आंसर सेट कर देता, मतलब ऑप्शन दे देता हूं आपको। पार्ट नंबर 18, बी ऑप्शन है पार्ट नंबर 19, सी ऑप्शन है पार्ट नंबर 20 और डी ऑप्शन है पार्ट नंबर 21। पार्ट 21, सॉरी 21, इट्स 21। 21, ठीक है। बताओ भाई क्या आंसर होगा? आंसर बताइए, आंसर बताइए प्लीज। अच्छा, पार्ट 21, बहुत से लोगों ने पहले ही आंसर लगा दिया है। पार्ट 21, 21, 21, डी।
द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन पार्ट 21। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए किस स्टेट, जल्दी से आंसर करो, विदाउट गूगल की है। आप लोग शैतानी मत देना, गूगल नहीं करना, दिमाग से करो इन क्वेश्चंस को। गूगल करोगे तो आपका दिमाग, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नागालैंड से, नागालैंड से बिल्कुल सही बोला दोनों लोगों ने। अच्युत कौशिक का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, बहुत शानदार है ना। हमें सारी चीजें याद कर लेनी है। आई थिंक अब आपको पॉलिटी को कैसे हमें कैप्चर करना है, कैसे पकड़ना है, कहां से कंट्रोल करना है, देखो। सर हाँ सर ये हाँ बोलो। ये क्या क्या क्वेश्चन, क्या सुना नहीं अच्छे से, नागालैंड जो मतलब आंसर है, आंसर आपने क्या नागालैंड पूछा मतलब था? कि ने ये पूछा था कि आर्टिकल 371 ए इज रिलेटेड टू स्पेशल स्टेटस फॉर अ स्टेट, यानी स्पेशल स्टेटस एक स्टेट को दिया जाता है, और 371 आर्टिकल के अकॉर्डिंग स्पेशल स्टेटस नागालैंड को दिया गया है। ठीक, तो ये किस अच्छा पार्ट ठीक के है। कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में स्पेशल स्टेटस किसी भी स्टेट को देने का प्रोविजन है, प्रोविजंस किस में है? तो हमने आपको बताया था पार्ट नंबर 21, 21। है ना। मैं, हाँ हाँ मैं डिस्कस भी कर देता हूं इसे, है ना। पार्ट 21 की अगर बात करेंगे तो पार्ट 21 का नाम होता है टेम्परेरी टेम्परेरी ट्रांजिशनल टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। इसका नाम है टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। ठीक है, तो ये किसके लिए टेम्परेरी ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस है? तो ये स्टेट्स के लिए हैं, यानी राज्यों, स्टेट्स के लिए, जो भी स्टेट्स होते हैं उनके लिए। आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो 369 से 392 आर्टिकल तक आता है। तो इसी के अंदर तो आपका आर्टिकल 1 ए आएगा, इसी के बीच में 371 ए भी इसी के बीच में आएगा। तो इसके इस 371 ए से किस स्टेट को स्पेशल स्टेटस दिया गया है? तो नागालैंड को। ठीक है, नहीं समझ में आया? बताओ भाई अंकिता, क्लियर है आपको? कोई इशू आ गया अभी, आ गया। आ गया ना? किसी और को इशू है? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम होगा, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर इन योर एग्जाम्स। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी बताओ क्वेश्चन और करने हैं या फिर हम लोग अब टॉपिक पे, भाई क्या करना है आप लोगों को? मुझे तो लगता है टॉपिक थोड़े से और इंक्लूड कर देंगे आगे हम। टॉपिक सर, ठीक है। टॉपिक, किसी को क्वेश्चन तो नहीं करने हैं? बताओ, बता दो, फिर ये नहीं कहना क्वेश्चन नहीं करा है। क्वेश्चन कुछ और है? तो उनका पीडीएफ बना के रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो वो जो है आपका सिंपल रहेगा थोड़ा सा, कि हमें लिखना नहीं पड़ेगा, तो उसमें टाइम कंज्यूम नहीं होगा 4-5 क्वेश्चन में करा के, और मैं वहीं पे एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, तो अच्छा एक बात और सुनो कि आप लोग जो है, जैसे कि आप लोग ज्वाइन करते हो, तो जैसे कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कितने लोग ज्वाइन किए हो, मतलब 1-2 ज्यादा डिवाइस से ज्वाइन कर रहे हो आप लोग, है ना। तो अगर किसी को, जैसे आपने दिया है अपना जो है पासवर्ड वगैरह जो भी है ना, तो ऐसा करना है आपको कि अगर उन्हें कोई इशू है, नहीं परचेज कर पा रहे हैं, ज्यादा उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है, ज्यादा उन्हें जो है महंगा लग रहा है, कॉस्टली लग रहा है, तो वो सर से कॉल करें ना, बात कर लें क्या इशू है, थोड़ा सा उनकी हेल्प की जाएगी, उस तरह से उस वे में बात कर लेंगे सर, है ना। जो भी उनकी हेल्प हो सकती है वो कर देंगे। बाकी जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि आप वेब पोर्टल पे, विंडोज पे और सीधा वहाँ पे अपने एंड्रॉयड में भी देख सकते हो, तो वो फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड की गई है। तो एक्चुअली में क्या है, हम लोगों ने भी एकदम एक नया ही स्टार्ट किया है, तो थोड़ा सा सपोर्ट भी मिलता है आप लोगों का, तभी हम लोग थोड़ा सा राइज हो पाएंगे, और प्रॉपर वे में आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। और दूसरी बात है, कोशिश यही करो कि जो भी व्यक्ति जुड़ना चाहता है उसे सीधा जोड़ो सर से, सर बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे, है ना। बाकी अगर कोई इशू आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो डिस्कस करो। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो हमें पता नहीं है और फिर भी जोड़ा जोड़ा है, क्योंकि हमें तो इंफॉर्मेशन
मिल जाती है कि कितने स्टूडेंट जो हैं आज किस डिवाइस से, मतलब एंड्रॉयड से या विंडोज से कितने लोग जुड़े हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है ना। जैसे ये आप लोग जो है एंट्री लेते हैं, जुड़ते हैं, ठीक। तो ये रहा यहाँ पे। और अगर कोई जुड़ना चाहता है और उसका अगर सिलेक्शन होता है वगैरह वगैरह कुछ भी होता है, तो हमें ये भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि हम लोगों से ही जो है वो कॉन्टेक्टेड थे, हम लोगों का ही जो मटेरियल था वो पढ़ रहे थे, उसके बाद उनका सिलेक्शन हो गया और फिर कोई भी उनकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, और ये भी इशू आएगा हमारे लिए, ठीक है। तो कोशिश करो कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड है, कोई भी आपका रिलेटिव है, वो अगर कोर्स को परचेज करना चाहता है और फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, तो सर मे भी बात करो सर से, ठीक है। जो भी आपको बात करनी है तो उस तरह से आप भी करो इस चीजों को। आपकी हेल्प के लिए दो दो जगह हम लोगों ने आपको लॉगिन का भी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो मल्टीपल लॉगिन कोशिश करो ना करो एक ही से, ठीक है। कोशिश क्या नहीं करना है आपको, है ना। हाँ, इससे क्या होगा, थोड़ी सी हमारी भी हेल्प होगी, क्योंकि एकदम नया स्टार्टअप है सब कुछ, और आप लोगों की हेल्प से ही हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। और कोशिश यही रहेगी और पूरी मेहनत से काम किया जाएगा कि आप लोग भी अपने गोल में जो है सफल हों, जो गोल है आपका उसे जो है कंप्लीट करें, ठीक है गाइज। तो आई थिंक इसमें कोई इशू किसी को नहीं होगा। चलो हम आज अपने टॉपिक पे चलते हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और सभी से शेयर भी कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि इस तरह से क्लासेस जो है आपकी रन कराई जा रही हैं, और इस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा ऐसा कोर्स पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बाकी डेमो क्लासेस तो अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, ठीक। चलो, तो आई थिंक इतनी बात यहाँ पे सभी को क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फिर आगे मैं क्या करूंगा, पीडीएफ बना के आपके सामने रिप्रेजेंट कर दूंगा जो भी क्वेश्चंस, जो भी आपके जो भी आपके जो क्वेश्चंस लेफ्ट आउट हैं, जो भी आस्क्ड क्वेश्चंस लेफ्ट आउट, ठीक है। कल आई थिंक हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 16 जो है हमें करना है, ठीक। आर्टिकल नंबर 16 करना है, आर्टिकल 16 करना है। तो आर्टिकल 15 तक आई थिंक मैं ऐसा विश्वास कर रहा हूं कि आप लोगों को लर्न हो गए होंगे, ठीक है। चलो आर्टिकल 16 की बात करें तो 14 से लेके 18 आर्टिकल तक इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी दिया गया है। ये हमने आपको पहले ही बता दिया था, 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वलिटी दिया गया है। तो 16 भी इक्वलिटी से रिलेटेड ही होगा। तो इसमें इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, किसकी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी सभी को अपॉर्चुनिटी कैसी दी जाएगी, सेम दी जाएगी। कोई भी अगर कोई भी फॉर्म निकलता है, ठीक है, कोई भी अगर फॉर्म निकलता है उसमें आप डालने उसमें फॉर्म फिल करने के लिए सभी लोग इक्वली जो है एलिजिबल रहते हैं, यानी हर कोई उसमें जो है आपका क्या कर सकता है, जो है फॉर्म को फिल कर सकता है, हर एग्जाम के लिए एनरोलमेंट कर सकता है। अब सर कहेंगे आप हमसे कि सर हर फॉर्म कैसे कर सकते हैं, फॉर्म को जो है फिल करने के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए, अगर हम एलिजिबल नहीं है तो हम फॉर्म को एनरोल नहीं कर सकते, एनरोलमेंट नहीं कर सकते फॉर्म किसी भी जॉब में। तो बिल्कुल एलिजिबल हो तभी आप कर सकते हो। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, सभी को बराबर जो है इक्वलिटी है, किसकी, अपॉर्चुनिटी की। हर कोई फॉर्म को फिल कर सकता है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब निकलती है उसमें। लेकिन अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो नहीं कर सकते। तो क्या मतलब हुआ इसका, यानी अगर आप क्वालिफाइड हो फंडामेंटल राइट्स के लिए, किसके लिए, अगर आप क्वालिफाइड हो फंडामेंटल राइट्स के लिए तभी आपको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। हमने ये पहले ही एक्सप्लेन किया था। एब्सोल्यूट नहीं है फंडामेंटल राइट्स, क्या नहीं है, एब्सोल्यूट। हर कंडीशन में, इन ऑल सिचुएशंस नहीं मिलेंगे, इन ऑल सिचुएशंस आपको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन वो क्वालिफाइड इन नेचर हैं। अगर आप क्वालिफाई हो फंडामेंटल राइट्स के लिए तभी आपको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। वो फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, यानी आप कुछ भी कर दो फिर भी आपको जो है फंडामेंटल राइट्स मिले, ऐसा नहीं है। एब्सोल्यूट नेचर नहीं है फंडामेंटल, क्वालिफाइड है, यानी अगर आप एलिजिबल हो तभी जो है फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो, एनरोलमेंट कर सकते हो। अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो नहीं कर सकते। लेकिन जो एलिजिबल है वो सब कर सकते हैं, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये कौन सा आर्टिकल बताता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो ये हमें आर्टिकल नंबर कौन सा बताता है, 16, ठीक है। हर आपके फंडामेंटल राइट्स का एक्सेप्शन है, एक्सेप्शंस आर देयर इन ऑल
अप्रोक्सीमेटली इन ऑल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स देयर आर एक्सेप्शंस। ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में क्या एक्सेप्शन है, तो इसमें रिजर्वेशन का एक्सेप्शन है। ठीक है, तो रिजर्वेशन होता है। ठीक, रिजर्वेशन दिया गया है, और रिजर्वेशन क्यों दिया गया है, क्योंकि हमें क्या करना था, जो है इकोनॉमिकली वीकर, सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को हेल्प करनी थी। ठीक है, क्या करनी थी, हेल्प करनी थी, सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की हेल्प करनी थी उसे राइज करने में। तो इसलिए हमने क्या किया, इन लोगों के लिए रिजर्वेशन दे दिया जो आपके सोशली और इकोनॉमिकली वीकर हैं। ठीक, तो इस तरह से आपका आर्टिकल नंबर 16 हो जाता है। आई थिंक इतनी बात यहाँ पे आर्टिकल नंबर 16 से रिलेटेड आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, आर्टिकल नंबर 16 में जो रिजर्वेशन दिया जाएगा उसके लिए कौन लॉ बना सकता है, तो उसके लिए आप स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट भी बना सकती है, और साथ में स्टेट गवर्नमेंट यानी लेजिस्लेटिव असेंबली भी बना सकती है, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, असेंबली मैं यहां पे लिख देता हूं, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली both can make laws for reservation parliament and legislative assembly both can make laws for रिजर्वेशन। ठीक है, रिजर्वेशन के लिए दोनों ही लॉज यहां पे बना सकते हैं। अच्छा, कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी तो किसी के साथ जो है, जो आपका स्टेट होगा वो किस बेसिस पे जो है किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो मैंने आर्टिकल 15 में आपको 5 वेस बताए थे, 5 बेसिस के अकॉर्डिंग, 5 वेस के अकॉर्डिंग कोई जो है आपकी स्टेट जो है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी यानी किसी की अपॉर्चुनिटी को इन 5 बेसिस पे तो खत्म नहीं करना है जो आर्टिकल नंबर 15 में बताए थे, प्लस इसमें 2 बेस और ऐड हो जाते हैं, यानी किसी के रेजिडेंस और प्लस किसी के डोमिसाइल। यानी जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, मैं यहां पे एक चीज क्लियर कर देता हूं आपको, जरा देखिएगा, लुक एट इट। जैसे कि आपका आर्टिकल नंबर 15 था, तो आर्टिकल नंबर 15 में बताया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है क्या नहीं कर सकती, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। और यहां पे ग्राउंड्स कौन दिए थे, आर्टिकल नंबर 15 के ग्राउंड्स कौन से दिए थे, आर्टिकल नंबर 15 की बात करें, अगर यहाँ पे 15 की बात करें तो ग्राउंड्स कौन से दिए थे, तो 5 ग्राउंड्स दिए थे। यहाँ पे याद रखने हैं आपको, मैंने कल भी बताया था 5 ग्राउंड्स दिए थे। कौन कौन से ग्राउंड्स दिए थे, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 ग्राउंड्स पे जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। ये आर्टिकल नंबर 15 था। और अगर यहां पे आर्टिकल नंबर 16 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, आर्टिकल नंबर 16 की बात करेंगे, तो आर्टिकल नंबर 16 में ये 5 ग्राउंड तो इक्वलिटी रहेगी, यानी किसी को अपॉर्चुनिटी को इन 5 ग्राउंड्स पे तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, यानी इक्वल रहेगी। ग्राउंड्स पे किसी को भी अपॉर्चुनिटी से
जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। और वो कौन से हैं, हमने अभी आपको बताया, एक है रेजिडेंस और एक है डोमिसाइल। अब आप मे भी इसमें कंफ्यूज हो रहे होगे, सर रेजिडेंस, डोमिसाइल और प्लेस ऑफ बर्थ एक ही चीजें तो हैं। तो मैं चलो इसे भी कर देता हूं। प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस रेजिडेंस, रेजिडेंस और डोमिसाइल, इनमें क्या डिफरेंस है? प्लेस ऑफ बर्थ वो प्लेस होती है जहां पे हमने बर्थ लिया है, यानी बर्थ प्लेस, जहां पे हमने जन्म लिया है। और हो सकता है जन्म लेने के बाद, बर्थ होने के बाद हम कहीं मूव कर गए हों, जैसे हमने असम में जन्म लिया और फिर हम नागालैंड में मूव कर गए, या नागालैंड में हमारा बर्थ हुआ और हम असम में मूव कर गए, या हमारा असम में बर्थ हुआ और हम दिल्ली में मूव कर गए, या हमारा दिल्ली में जन्म हुआ, बर्थ हुआ और हम मणिपुर में मूव कर गए। तो बर्थ प्लेस अलग होती है, बिल्कुल जहां पे हमने जन्म लिया है, बर्थ प्लेस है हमारी। रेजिडेंस का मतलब है जहां पे हम जो है आपका क्या हुआ है, जहां पे आपकी ग्रोथ हुई है, आपकी बॉडी की ग्रोथ हुई है, यानी आप बड़े हो, ग्रोथ हुई है, ठीक है। रेजिडेंस यानी कहीं रहे हो, बर्थ होने के बाद जहां रहे हो वहां ग्रोथ हुई है। लेकिन अभी आप कहां रह रहे हो? योर प्लेस ऑफ लिविंग, योर करेंट सिटी, ऐसे बोल सकते हैं, करेंट, ठीक है। डोमिसाइल होता है करेंट सिटी, करंट सिटी, ठीक है। तो तीनों डिफरेंस चीजें हैं, एक तो प्लेस ऑफ बर्थ जहां पे हमारा जन्म हुआ है, और रेजिडेंस जहां पे हमारी ग्रोथ हुई है, जहां पे हम रहे थे, और डोमिसाइल जहां पे हम रह रहे हैं। ऑल द थ्री थिंग्स आर डिफरेंट। तो अगर बात करेंगे आर्टिकल नंबर 15 में कौन से ग्राउंड्स नहीं है, तो रेजिडेंस और डोमिसाइल ग्राउंड्स नहीं है। लेकिन आर्टिकल नंबर 16 में 7 ग्राउंड्स हो जाते हैं, जिसमें रेजिडेंस और डोमिसाइल भी एज अ ग्राउंड ऐड हो जाते हैं। यानी इन 7 ग्राउंड्स पे जो स्टेट है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। किसके कॉन्टेक्स्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी? अपॉर्चुनिटी, यानी सभी को इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किसी को 7 ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है। क्या है? एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन क्या है? रिजर्व, यानी जो सोशली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है इंडिया का, उसको राइज कराने के लिए, उसको लेवल में लाने के लिए सभी के क्या किया गया है? रिजर्वेशन दिया गया है। रिजर्वेशन कौन दे सकता है? यू हैव टू कीप इन माइंड, पार्लियामेंट भी रिजर्वेशन के लिए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी रिजर्वेशन के लिए लॉज बना सकती है। साथ में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के रिस्पेक्ट में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी स्टेट गवर्नमेंट भी लॉज फॉर्म कर सकती है, ठीक है। आई थिंक इतनी बात यहां पे सभी को क्लियर हो गई होगी। तो ये आपका क्या है? ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आर्टिकल नंबर 16 हो जाएगा। किसी को इसमें कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? चले हम आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं आगे चल रहा हूं आर्टिकल नंबर 17 पे। इन आर्टिकल्स को यहीं पे याद करते जाओ, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। आप बाद के लिए ये काम रखोगे कि मैं बाद में याद कर लूंगा, बाद में याद कर लूंगी, दैट्स बैड फॉर यू। ये आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़ो ना अपने बचे हुए टाइम में, यहीं पे क्लास में ही इन्हें याद कर लो एकदम। आर्टिकल नंबर 17 की अगर बात करेंगे, यहां पे लिखा हुआ है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्या? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, 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 किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। जो लोग कहते हैं कि आप ऊंची कास्ट से हो, यू आर विद हायर कास्ट और लोअर कास्ट, ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी, सभी लोग इक्वल हैं, ठीक है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 रखा गया, जो कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को बोलता है कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी होगा। कोई किसी से कोई भी अनटचेबल नहीं है, सब इक्वल रहते हैं, ठीक है। इसके लिए आपका एक कानून भी बनाया गया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमने लिख दिया एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी होगा, तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि सब लोग मान जाएं कि नहीं भाई अनटचेबिलिटी होगा और हमें अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस नहीं करनी है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करेंगे, तो उनके लिए क्या बनाना पड़ेगा? पनिशमेंट बनाना पड़ेगा। और पनिशमेंट अगर बनाएंगे तो लॉ बनाना पड़ेगा। लिख तो दिया हमने कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी लॉ है आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी, लेकिन एक ऐसा लॉ बनाना पड़ेगा जिसमें अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करने वाले लोगों के लिए क्या हो? पनिशमेंट हो। तो बिल्कुल,
तो आपसे पूछा जाता है अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करने वाले लोगों के लिए कौन सा जो है लॉ बना है। तो इसमें याद रखना अनटचेबिलिटी विलिटी पनिशेबल एक्ट 1955, ये आपसे पूछा जाता है डायरेक्टली। रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर दैट, याद रखना इसे। अनटचेबिलिटी पनिशेबल एक्ट या अनटचेबिलिटी पनिशमेंट एक्ट, यहां पे पनिशमेंट करना, पनिशेबल नहीं। अनटचेबिलिटी पनिशमेंट एक्ट 1955, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया था 1976 में। तो आपको बदला हुआ नाम आपसे पूछा जाता है, और यह भी पूछा जाता है कब बदला गया। तो क्योंकि इसमें अनटचेबिलिटी वर्ड आ रहा था, इसलिए क्या किया गया, इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम रख दिया गया सिविल राइट्स इसका नाम बदल दिया गया और नाम रख दिया गया है, अरे यार ये पॉइंट, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955। ये 1955 वाला ही एक्ट है, लेकिन इसका नाम बदला गया है। कब बदला गया है? तो 1976 में क्या कर दिया गया है, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, पनिशमेंट एक्ट था 1955 में। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कितना पनिशमेंट दिया जाता है? तो जो आपका क्या करता है, जो आपका अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है, उस 500 रुपीज फाइन पड़ता है, और प्लस 6 मंथ्स का क्या हो सकता है, 6 मंथ्स का क्या हो सकता है, उसे हो सकता है 6 मंथ्स का प्रिजन हो सकता है, और 500 रुपीज उस पे पड़ेगा, फाइन पड़ेगा। तो ये एक्ट किसने बनाया? तो ये एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया, क्योंकि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट के लिए एक्ट बना सकती है, कोई भी एक्ट। लेकिन कहीं कहीं हम देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट भी बना रही है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट्स के रिस्पेक्ट में एक्ट्स कौन बना सकता है, तो पार्लियामेंट कैन ओनली मेक लॉज रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स। मैं लिख दे, respect to fundamental rights affairs, only parliament can make laws, only parliament can make law, can make law। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को ये जो है राइट दिया गया है कि वो जो है आपका क्या बनाए, कोई भी लॉ बनाए। ठीक है, आई थिंक इतनी बात यहाँ पे सभी को क्लियर हो गई होगी, कोई इशू नहीं होगा। चलिए हम आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं, आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल 18 है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। किसी को कुछ पूछना है? सर हाँ बोलो। सर फंडामेंटल राइट्स जो सिर्फ हाँ। पार्लियामेंट बना सकता है, तो ये जो बोला है पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब रिजर्वेशन के लॉ वो बना सकते हैं, और मतलब क्या इसमें हाँ डिफरेंस है वो? मैंने बोला ना, हाँ वो सुनो मैंने बोला ना कि एक दो जगह आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली भी लॉ बना सकती है, लेकिन जो सोल राइट दिया है फंडामेंटल राइट्स के लिए लॉ बनाने का, वो आपकी पार्लियामेंट को ही है। यानी एक दो जगह आपको एक्सेप्शन मिलेगा, मैं वो एक्सेप्शन मार्क कर दूंगा कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी लॉ बना सकती है। जैसे कि मैंने बताया रिजर्वेशन के लिए, क्यों मैंने बताया, क्योंकि रिजर्वेशन में आपका जो है दोनों बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी बना सकती है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी बना सकती है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 35 में ये लिखा हुआ है कि विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है और कोई नहीं बना सकता है।
लेकिन मैं एक दो जगह बताऊंगा जहां पे एक्सेप्शंस हैं, वहां पे स्टेट असेंबली भी आपका क्या बना सकती है, लॉ फ्रेम कर सकती है। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे बता दिया आपको। बताओ भाई अंकिता, इसमें कोई इशू आ रहा है? फिर से पूछ लो अगर आ रहा नहीं है। सर, अब नहीं नहीं, अभी समझ में आया। हाँ हाँ, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा भी पूछ सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, जी सर। चलो अच्छा, ओके। चलो मैं देखता हूं जरा आगे, एक और आर्टिकल में डिस्कस कर रहा था। किसी को और किसी को इशू कोई आ रहा है? नहीं आ रहा है, चलें आगे। कोई नहीं है, नो इशू एट ऑल। चलो ठीक है, ओके। तो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करते हैं, यानी किसी के भी पास कोई भी टाइटल नहीं होगा। जैसे कि अगर हम बात करें अब टाइटल से क्या करेंगे, तो जैसे कि पहले किंग हुआ करते थे, तो किंग क्या लगाया करते थे, महाराजा वर्ड यूज किया करते थे नाम बिफोर देयर नेम। महाराजा धीराज, महाराजा धीराज प्रताप, ऐसे करके ऐसे बहुत सारे टाइटल्स, राय बहादुर, राय बहादुर, राज्य प्रमुख, है ना, ऐसे बहुत सारे टाइटल लोग यूज किया करते। अगर किसी का जो है टाइटल महाराजा, तो अगर किसी का टाइटल महाराजा हो गया और उसके बच्चे हैं वो भी महाराजा टाइटल यूज करके ही अपना नाम लिख रहे, तो क्या मतलब हुआ कि वो जो है इस से, इंडिया से, वो जो है इंडिया में रहने वाले जो आम नागरिक हैं, जैसे हम लोग हैं, है ना, हम लोग कॉमन पीपल हैं, तो कॉमन पीपल से कहीं ना कहीं वो ऊपर हो गए। अगर वो अपने नाम के सामने आगे महाराज लगा रहे हैं, महाराजा धीराज लगा रहे हैं, प्रताप लगा रहे हैं, राय, ऐसे वर्ड अगर यूज कर रहे हैं अपने नाम के आगे, तो वो कॉमन पीपल से क्या हो गए, कॉमन पीपल से ऊपर हो गए। तो अगर कॉमन पीपल से ऊपर हो गए, तो ऐसा तो कॉन्स्टिट्यूशन करने ही नहीं देगा, कि उसने क्या कहा है कि इक्वलिटी रहनी चाहिए, सब बराबर रहने चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 80 ने क्या कहा, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, कोई भी टाइटल नहीं रख सकता, नो वन कैन लाइक टेक द टाइटल्स, कोई भी टाइटल नहीं रख सकता। समझ गए, टाइटल नहीं रख सकते। लेकिन यहां पे इसका एक्सेप्शन भी है। क्या एक्सेप्शन, कि आप दो तरह के टाइटल रख सकते हो। एक्सेप्शन की अगर बात करेंगे, आर्टिकल नंबर 18 के एक्सेप्शन की बात करेंगे, तो आप मिलिट्री टाइटल यूज कर सकते हो। मिलिट्री टाइटल आपको मिला है, ठीक है, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, मिलिट्री टाइटल को यूज कर सकते हो, ये आपको परमिशन मिली है। साथ में एकेडमिक टाइटल को यूज कर सकते हो, एकेडमिक टाइटल भी आप यूज कर सकते हो। यानी आपने अगर जो है इंजीनियरिंग की है, तो आप ER लगा सकते हो अपने नाम के आगे। अगर आपने जो है लॉ किया है, तो एडवोकेट यूज कर सकते हो। ठीक है, लॉ किया है तो एडवोकेट यूज कर सकते हो। दो टाइटल आप यूज कर सकते हो यहां पे। साथ में कोई भी महाराजा धीराज, आदिराज, प्रताप वगैरह, राय बहादुर वगैरह ऐसे टाइटल यूज नहीं कर सकते हो। और यहां पे एक बात और कही गई है, क्या हम अगर किसी को भारत रत्न, अगर किसी को भारत रत्न मिलता है, अगर किसी को पद्म विभूषण मिलता है, पुरस्कार मिलता, अवार्ड मिलता है, पद्म विभूषण मिलता है, पद्म भूषण मिलता है, पद्म भूषण मिलता है, या पद्मश्री मिलता है, तो क्या ये अवार्ड एज अ टाइटल यूज कर सकते हैं? तो उत्तर होगा नो, नहीं यूज कर सकते। लेकिन ये 1996 तक यूज किए जाते थे। 1996 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था बालाजी राघवन, बालाजी राघवन। उन्होंने क्या कर दिया, गवर्नमेंट पे कोर्ट केस कर दिया कि क्या ये टाइटल यूज किए जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, वर्सेस यूनियन ऑफ
था, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो वन कैन यूज दीज एज अ टाइटल। कहा इसमें क्या, नो वन कैन यूज दीज एज अ टाइटल। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है, नो वन कैन यूज दीज एज अ टाइटल, ठीक है, जैसे सचिन तेंदुलकर जी को आपके जो क्रिकेटर हैं, महान क्रिकेटर हैं, ठीक है, बहुत से लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमें करनी भी चाहिए, हम भी करते हैं, लेकिन समझना बात को, सचिन तेंदुलकर जी को आपके जो हैं भारत रत्न मिला हुआ है, तो क्या वो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर कहलाएंगे? तो नहीं, वो अपना टाइटल भारत रत्न एज अ यूज नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लिखा देखते हो बहुत बार, ठीक है, यही तो अगर लिखा देखते हो, भारत रत्न कहीं भी लिखा होता है भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, तो आप आंसर लगा दोगे हाँ कर सकते हैं, तो आंसर होगा नहीं कर सकते। कब से नहीं कर सकते? तो 1996 से। कब से ये काम नहीं कर सकते हैं? तो 1996 से इस पे बैन लगा दिया गया है, ऐसा नहीं कर सकते, वी कांट डू दैट, ठीक है। आई थिंक इतना यहां पे आपको समझ में आ गया होगा। अब आर्टिकल नंबर 19 से राइट टू फ्रीडम जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहां तक किसी को कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, देन you can ask me if there is any kind of query. गाइस थोड़ा उस पे ध्यान देना, जरा अपने नोट्स वगैरह पे ध्यान देना, बनाना अच्छे से, और उस पे भी ध्यान देना कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना कि कोई भी फ्रेंड अगर आपका यूज करना चाहता है, कोर्स परचेज करना चाहता है और वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो थोड़ा सा बोलना है आपको उससे कि जो है सर से कॉल करिए, सर हेल्प करेंगे। और ऐसा ना करिए क्योंकि एक्चुअली में वी आर लाइक स्टार्टिंग, वी आर न्यू with you, ठीक है, और we are helping you at all the situations in any kind of problem, then we are trying to help you out guys, okay। चलो, किसी को कोई इशू है पूछेगा, कोई क्वेरी है, देन मैं क्लास एंड करने जा रहा हूं। कोई नहीं, चलो ठीक है। थैंक यू गाइज एंड वी विल लाइक ज्वाइन। क्वेश्चन मैं कराऊंगा, डोंट वरी।